हाँ साथियों, आज दूसरी सीरीज में विजयनगर के बारे में जो पिछली वीडियो से कुछ अवशेष रह गए थे उन्हें आज पूरा करते हैं। तो देखिए, 1336 में जब विजयनगर की स्थापना हो गई और इसमें संगम वंश का उदय हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाला वंश था वो संगम वंश ही था, क्योंकि इसने 1336 से 1485 तक शासन किया। उसके बाद फिर साल्व नरसिंह की एंट्री हो जाती है 1485 से 1505 तक। उसके बाद ताल्व 1505 से 1572, और फिर बाद में आरविडु 1572 से 1586। इस तरह से ये चार वंश इस पर शासन करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जब हरिहर इसके राजा बन जाते हैं तो हरिहर द्वार समुद्र को इसमें मिलाते हैं। द्वार समुद्र में होयसलों का शासन था, और होयसल जो थे वो किसी के अंडर में नहीं थे, ये स्वतंत्र थे, क्योंकि दक्षिण में होयसल ही बचे थे। द्वार समुद्री एक राज्य ऐसा था जो बचा था, बाकी सभी दिल्ली के अधीन ही शासन कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले द्वार समुद्र को मिलाया गया होयसलों को पराजित करके, और उसके बाद फिर हरिहर द्वारा ही 1356 में मदरा को मिलाया गया, और मदरा इसमें मिल जाती है। तो विजयनगर एक काफ़ी समृद्ध मजबूत एक राज्य बन जाता है। यहाँ हरिहर प्रथम ने 1336 से 1354 तक, और उनके भाई बुक्का उनका 1354 से 1377 तक। उसके बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1405 तक। फिर देवराय प्रथम 1405 से 1422, और फिर 1422 से 1446 तक देवराय द्वितीय। ये अब्दुल रज्जाक जो था, जो फारस से आया था, वो देवराय द्वितीय के समय में ही यहाँ आया था। उस समय देवराय द्वितीय का ही यहाँ शासन था। और एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो एक कवि था सायण, जिसने वेदों पर भाष्य लिखा है, वो हरिहर और बुक्का इन्हीं के समय में थे। सायण का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसमें एक और कवि थे श्रीनाथ, वो देवराय द्वितीय के समय में थे। ये बहुत पूछा जाता है। अब इसमें बात आती है देवराय के बाद में फिर मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, और विरूपाक्ष जो एक अंतिम संगम वंशी शासक था, वो 1485 यानी 1465 से 1485 तक। तो विरूपाक्ष को अंतिम संगम वंशी शासक माना जाता है, और विरूपाक्ष को हटाकर ही साल्व नरसिंह ने शासन लिया था। साल्व नरसिंह को शासन देना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि शासन में छिन्न भिन्नता आ गई थी। अब उसको मैनेज करने के लिए इनको साल्व को देना पड़ा शासन, और साल्व ने फिर शासन किया। साल्व बहुत ही वीर पुरुष था। अकेले साल्व ने 24 के करीब युद्ध लड़े थे, जबकि उसका टाइम मुश्किल से 20 वर्ष रहा है, 1485 से, और उसमें 1485 से 1505 तक, क्योंकि फिर ताल्व वंश आ जाता है, फिर कृष्णदेव राय का टाइम आ जाता है। तो इस तरह से साल्व जो थे वो काफ़ी वीर पुरुष थे, और उनको शासन में बैठाने का उद्देश्य जो था वो केवल शासन की एकता बनी रहे, और ये राज्य छिन्न भिन्न ना हो, विद्रोह ना इधर उधर हों। विद्रोहों को दबाने के लिए ये शासन किया गया था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आईएएस में पूछी भी गई थी एक बार। तो इस तरह से साल्व नरसिंह को शासन की व्यवस्था संभालने के उद्देश्य से ही शासन में बैठाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से मैं एक बात बता दूं कि जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने कोविड-कोडा का युद्ध था वो लड़ा, काफ़ी पीछा करते हुए गए। हालांकि उसमें ये व्यक्ति मारा भी जाता है जो बिलाल था। और उसके बाद कृष्णदेव राय का जो शासन था काफ़ी मजबूत था। कृष्णदेव राय की कई रचना भी आमुक्त माल्यद, जिसमें उनका विवरण मिलता है, और उसे उन्होंने तमिल भाषा में लिखा भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय के बाद कृष्णदेव राय ने
2 नगरों का भी उन्होंने निर्माण कराया था, एक अपनी माता के नाम पर और एक अपनी पत्नी के नाम पर। 2 नगर उनके पत्नी और माता के नाम पर जाने जाते। और कृष्णदेव राय के बाद में इसमें जब शासन आगे चलता है तो मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी तो मैं मुद्रा के विषय में और दे दूं। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो वरहा थी, वरहा। और प्रताप भी मुद्रा थी। इसमें अंतर ये था कि वो 52 ग्रेन का और ये 26 ग्रेन की, प्रताप आधा था। इसके बाद एक और करेंसी थी फड़म, जो 5.5 ग्राम का था, ये चलती थी। इन्हीं का विवरण मिलता है। और ये राज्य काफ़ी, जब साल के बाद में जब ताल वंश आ जाता है तो ताल वंश में ही कृष्णदेव राय शासन करते हैं। और ताल वंश में ही एक शासक थे सदाशिव। तो सदाशिव के समय में ही 1565 में तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध होता है और ये इतना सुंदर राज्य तहस नहस हो जाता है, जिसमें राम राय मारा जाता है। राम राय के ही हाथों में मुख्य रूप से पावर थी, और क्योंकि राम राय ने सदाशिव को राजा बना दिया था, वास्तविक शक्ति जो थी वो राम राय के हाथों में थी। तो बहमानी जो शासक थे वो राम राय से ही ज़्यादा चढ़ते थे क्योंकि शक्ति थी, और उन्होंने उस युद्ध में राम राय को मार दिया। वेंकटाद्रि की भी मृत्यु उसमें होती है और फिर ये शासन छिन्न भिन्न हो जाता है। 1565 के बाद विजयनगर तहस नहस हो जाता है। और इसका विवरण, जो विजयनगर किस तरह से लूटा जाता है, 3-4 महीने इसमें लुटाई होती है। मुस्लिम लोग 3-4 महीने तक इसे लूटते हैं, तहस नहस करते हैं। इसका जो विवरण मिलता है वो फ्रेडरिक के द्वारा इसका विवरण मिलता है। फ्रेडरिक ने इसका बड़ा ही वर्णन किया। तो इसमें विजयनगर में कई लोग आते हैं। नूनिस भी यहाँ आता है। नूनिस जबकि घोड़ों का व्यापारी था। आपका इटली का जो एक निकोलो मोंटी, वो भी यहाँ आता है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन व्यक्ति कब आया सीक्वेंस में। अभी तो केवल एक कहानी की तरह विजयनगर को मैंने सूक्ष्म में एक बताने का ये एक सार दिया है, जो क्योंकि पहली वीडियो में ये कुछ अंश ऐसे थे जो नहीं थे। अब दूसरी वीडियो में ये मैंने अंश बनाए हैं, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 10 मिनट की ये वीडियो है। तो मेरी जो वीडियो मिलेगी वो 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें जो भी बातें मिलेंगी वो बड़ी ऑथेंटिक मिलेंगी, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी उसमें। और UGC नेट और IAS PCS उसके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होगी। और ये ऐसी लैंग्वेज में होगी कि जो आपको याद रहे, क्योंकि हिस्ट्री में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है याद नहीं रहती। और वो याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम उसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। तो आप इसे आराम से सुनें और फिर मनन करें। मैं आगे अगली वीडियो तैयार करता हूँ एक टॉपिक के साथ। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें हैं। विजयनगर में स्त्रियों की दशा के विषय में अक्सर पूछा जाता है, तो दशा काफ़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि शिक्षित महिला नहीं होती थी विजयनगर में, और महिलाओं का जो विवाह होता था वो करमुक्त होता था। कृष्णदेव राय ने ये काम किया था, वो करमुक्त विवाह, उन्होंने टैक्स हटा दिया था विवाह से। और दूसरा ये कि विजयनगर में एक माला नाम की महिला का विवरण मिलता है सती प्रथा के विषय में, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये एक सूक्ष्म शब्द थे। और अब विजयनगर में जो लोग आए हैं उनके विषय में, और एक और जो कुछ अंश विजयनगर के रह गए हैं उनको मैं एक तीसरी वीडियो सीरीज़ 3 में मैं उन्हें बनाऊंगा।